आज हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ, लास्ट में आपके साथ इंडिपेंडेंट इवेंट डिस्कस कर दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर दी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, फिर मैं बेस थ्योरम बताऊंगा। टोटल प्रोबेबिलिटी को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपके पास ब्लैक कलर की 7 बॉल है और रेड कलर की आपके पास 3 बॉल। एक बैग है आपके पास। दूसरा बैग है आपके पास, उस बैग में ये 5 बॉल है और ये 2। ये 2 बैग मेरे पास है। मुझे सबसे पहले क्या करना है कि दोनों बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो मेरा सेलेक्टेड बैग होगा उस बॉल से मुझे उस बैग से, जो सेलेक्टेड बैग है उस बैग से मुझे एक बॉल निकालनी है और वो बॉल जो है रेड कलर की है। वो बॉल क्या है? रेड कलर की। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये होगी E1, फिर E1 क्या होगा? फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। दूसरी बात क्या होगी? सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड। तीसरी बात क्या होगी? 1 रेड बॉल इज ड्रॉप। ये आपकी तीसरी बात हो रही है, ठीक है। 1 रेड बॉल इज ड्रॉप। पहली बात हुई कि अब नेचुरली जब 2 बैग आपके पास है, सबसे पहले आपके सामने क्या नजर आएगा? भाई दोनों में से कौन सा बैग लूं? या तो मैं फर्स्ट बैग लूंगा या सेकंड बैग लूंगा। तो आइदर सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। निकालना क्या चाहते थे आप? रेड कलर की बॉल। ये आपने पहले बोला था कि आपको रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जो रेड कलर की बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी है यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी वो है P ऑफ E जो हमें चाहिए। अब हमारा P ऑफ E 2 तरीके से कंप्लीट हो रहा है। कैसे कंप्लीट हो रहा है कि पहले मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट बैग से रेड कलर की बॉल निकाली, तो E/E1 कहूँगा इसको मैं। फिर मैंने क्या किया? मैंने सेकेंड बैग को सेलेक्ट किया और फिर मैंने सेकेंड बैग से मैंने रेड कलर की बॉल निकाली। तो ये मेरा केस टोटल आ गया। आप दोनों जगह देखिएगा, यहाँ भी रेड बॉल निकल रही है, यहाँ भी रेड बॉल निकल रही है। फर्स्ट बैग से निकल रही है, सेकेंड बैग से निकल रही है। तो पूरा इवेंट कंप्लीट हो गया। चाहते तो आप यही था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। अब आप इसमें इनकी वैल्यू डाल देंगे। इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 है। फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/10 है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 2/7। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 3/14 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/7। ये मेरे पास 14 आ गया। 3 + 7 2 जा, तो मेरा आंसर हो गया 5/14। इस तरीके से आपका ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके सामने डिस्कस हो गई। इसलिए क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन के रूप में आपको ये डिस्कस किया। इस पर भी कई क्वेश्चन आपके पास कई बार थोड़े एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया। अब मैं आता हूँ बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम क्या है? फिर मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन डिस्कस करूँ। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम है, अगर मान लीजिए आपके पास E1, E2, E3 so on up to E है, ये n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्ट इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्ट इवेंट। एक्सहॉस्ट इवेंट का मतलब ये हो गया इन सारे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो हमेशा 1 होता है। एक्सहॉस्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। तो E एक इवेंट है। E is the event that occurs with E1, E2, E3 up to so on up to En. Then probability of EI/E. Probability of EI/E क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे probability of EI multiplied by probability of E by EI upon
summation of probability of EI multiplied by probability of E by EI, where I vary from 1 to n, जितने भी आपके पास events। तो ये हमारा केस होगा, ये हमारे है बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम आपको मालूम ही है, ये आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99% चांस होते हैं कि आपको इस पर बेस थ्योरम पर क्वेश्चन पूछा जाए। मतलब बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मैं अब इस टॉपिक पर आपके साथ क्वेश्चन बेस थ्योरम पर अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सेम टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो मैं आपका शुरू करता हूँ इसमें। सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी एक बार अपनी अपनी बुक में देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल and 5 black balls. Another bag contains 2 red ball and 6 black ball. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. आपका क्वेश्चन है ball is drawn from the first bag, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ये मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले आप लिख लीजिएगा। बैग के बारे में जो भी पोजीशंस हैं वो लिख लीजिए कि रेड कलर इसमें कितने हैं, रेड 4 है, इसमें ब्लैक कितनी बॉल है, ब्लैक भी इसके अंदर 4 है। दूसरे बैग के अंदर आप आते हैं, दूसरे बैग में रेड कलर की बॉल कितनी है, 2 है। दूसरे बैग में ब्लैक कलर की बॉल कितनी है, 6 बॉल ब्लैक कलर की है, ठीक है। अब आपको साथ साथ इसमें मेंशन है कि आपको क्या करना है, 2 में से एक बैग को सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड में से बॉल निकालनी है, वो रेड कलर की है। तो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करो कि जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे E1 आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, आराम से लिख लीजिए। E2 लिखिए, सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड। E लिखिए, कौन से कलर की बॉल आपको निकालनी थी, आपको बॉल निकालनी थी, आपका जो कलर था बॉल का वो क्या था, रेड कलर की बॉल थी। तो यहाँ लिख लेंगे 1 रेड बॉल इज ड्रॉन, एक रेड कलर की बॉल आपको निकालनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि 2 बैग है, 2 में से किसी भी एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, हाफ हो जाएगी। सेम ऐसे ही सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो आपके पास आएगी, फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। और अगर सेकेंड बैग से आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो सेकेंड बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8 यानी 1/4। ये मेरे पास सारा केस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था कि बॉल जो आ रही है वो फर्स्ट बैग से आ रही है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर निकालना है E1/E निकालना है। अब आप इसकी फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय E by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ E by E2। ये आपके पास रिजल्ट है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा P ऑफ E1/E। आप लिख लेंगे यहाँ पर P ऑफ E1 कितना है, 1/2। P ऑफ E by E1 कितना है, वो भी 1/2 है। नीचे आपके पास 1/2 इंटू 1/2 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 1/4 आ गया। तो ये आपके पास ऊपर आ गया 1/4, ये आपके पास हो गया कितना, 1/4, ये आपके पास हो गया 1/8, 1/4 इसका एलसीएम आ गया 8। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 + 1 और ये 4 2 ज़ा 1, आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपका बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आपके। तो बेस थ्योरम का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने आपके साथ एक क्वेश्चन किया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 बातें हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर कि
दिया गया है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। दो बातें हो रही हैं कि आंसर आप जानते हैं और आंसर आप गैस करते हैं। दो बातें इसमें हो रही हैं, गैस करके आंसर दे रहे हैं और आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर E1 और E2 दो बातें लेट करूँगा। E1 मैंने लेट कर लिया, सपोज he knows the answer, ये हमारी चॉइस है, हम इसको क्या मान लेते हैं, he knows the answer, ये मैंने मान लिया E1। E2 हमने माना he guesses the answer। ठीक है, E1 हमने माना he knows the answer, E2 हमने मान लिया he guesses the answer, और E हमने यहाँ पर मान लिया the आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ये हमने लेट कर लिया। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर यही है, एक बार ट्राई क्वेश्चन को देख लीजिए, मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, आइदर नोज द आंसर, नोज द आंसर को मैंने इवन लेट कर दिया, और कैसे द आंसर, दो बातें हैं। ठीक है, अगर वो जानता है तो आपने लिखा है दैट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। He knows the answer हमें गिवन, he knows the answer कितना है 3/4, ये लिख लीजिए 3/4, साथ साथ लिखते रहते हैं। इसके आगे है 1/4 with the probability that he guesses the answer, ये हमारा 1/4। उसके बाद आपके पास दो बातें और चाहिए, आपको E/E1 चाहिए और E/E2 चाहिए। E/E1 तो आपको गिवन नहीं होगा, ये तो आपको खुद सोचना है और आप आंसर भी दे सकते हैं इस बात का। E1 आपने माना है जानता है वो, E आपने माना है आंसर, आंसर इज करेक्ट यानी वो सही जानता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 1। और E/E2 कि जब वो गैस करके आंसर लिखता है तो उसके आंसर के सही होने के चांसेस हैं 1/4, ऐसा आपके क्वेश्चन में गिवन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इट करेक्टली। ठीक है, यानी आपको इस इवेंट की किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे P(E1/E), अब अपना बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा P(E1) Pe/E1, नीचे आ जाएगा Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 Pe/E2। तो Pe1 हमारे पास कितना है, Pe1 है 3/4, E/E1 कितना है हमारे पास 1, 3/4 1 प्लस 1/4 Pe2 है और ये भी 1/4 है, तो ये आ गया 3/4, ये 3/4 प्लस 1/16, इसको आप लिख सकते हैं फर्दर 3/4, इनका एलसीएम आ गया 16, 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12 प्लस 1, ये 4 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 12/13 इज आंसर। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छी तरह से आपको समझ आना चाहिए और बहुत ध्यान से करना है। कई बार इस पर एक केस और को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो E1 E2 E3 तीन में बना देते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने तैयार रहना है। और आपके माइंड में अगर 2 वाला केस आता है तो 3 वाला केस भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपके क्वेश्चन में था, बात हो रही थी गैसेस द आंसर और नोज द आंसर की, आपने नोज द आंसर को E1 माना, गैसेस द आंसर को आपने E2 माना है, आंसर इज करेक्ट उसको आपने E मान लिया, Pe1 आपको गिवन है, Pe2 आपको गिवन है, E/E1 आपने बेसिस पर लिख लिया, क्योंकि आपको मालूम है E/E1 का मतलब है वो सही जानता है आंसर, अगर वो सही जानता है तो आंसर 1 हो गया, E/E2 गैस करके सही आंसर 1/4 आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आपके सामने, ठीक है, पहले ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन कर चुका हूँ, ये आपका 3rd क्वेश्चन है बेस थ्योरम पर। इस क्वेश्चन में है कि आपके पास 3 कॉइन है और 3 कॉइन है, तो मैं 3 कॉइन से 3 इवेंट यहाँ पर लूँगा और मेरा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक E1 लूँगा इवेंट, एक E2 लूँगा, एक तीसरा इवेंट होगा E3। E1 जो इवेंट लूँगा वो लूँगा मैं कि कॉइन सेलेक्टेड इज 2-headed कॉइन, ये मेरे पास हो गया एक इवेंट।
और नेक्स्ट लूंगा कॉइन सेलेक्टेड इज मेरे पास नेक्स्ट कॉइन है 22 कॉइन है, 22 कॉइन। और तीसरा केस लूंगा मैं यहाँ पर जो गिवन है कॉइन सेलेक्टेड इज अनबाइज्ड का, ये मेरे पास 3 कॉइन। E1 is coin selected is 200 coin, E2 is coin selected is 22 coin और E3 is coin selected is unwise coin। और ये कौन सा इवेंट है जो तीनों के साथ हो रहा है? आप लोग देख रहे हैं तीनों के साथ कौन सी अपडेट हो रही है। जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन पर क्या आता है? हेड आता है। क्या आता है? कॉइन पर हेड आता है। तो ई इवेंट हमारा हो जाएगा कॉइन शो ए हेड, मतलब कॉइन पर क्या आता है? कॉइन शो हेड। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर पी इवन। अब आप देखेंगे कि तीनों इवेंट्स के होने के इक्वल चांसेस है, इनमें से कोई भी इवेंट हो सकता है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 हो जाएगी। 3 इवेंट 2 होते तो 1/2, 4 होते तो 1/4 एंड सो ऑन। अब ई इवेंट तो सबके साथ हो रहा है, तो ई ऑफ इवन क्या होगा कि जब 2 हेडेड कॉइन है तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास कितनी? 1। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि इसके दोनों तरफ ही हेड लिखा होगा। E/E2 आपकी बुक में गिवन है कि अगर वो 22 कॉइन है तो उस पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, यानी 75/100 यानी 3/4। नेक्स्ट आपका कॉइन जो है वो अनबाइज्ड है। कैसा है? अनबाइज्ड। तो अनबाइज्ड कॉइन में क्या होता है? हेड और टेल के इक्वल चांसेस होते हैं, तो वो हो गया आपका 1। आपको चाहिए कौन सा कॉइन? इस कॉइन्स की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर E1/E फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? PE1 और PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 ये आपके पास है। अब आप ध्यान से देखिएगा PE1 देखिए, PE1 कितना है आपके पास? PE1 is 1/3। E/E1 कितना है आपके पास? E/E1 is 1। ठीक है, PE1 is 1/3 1 प्लस 1/3 E/E2 is 3/4। E/E2 is कितना हो गया? 3/4। ये आपके पास 3/4 ये 1/4 और E/E3 क्या है? 1/3 into 1/, ये हमारे पास। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आपकी सिंप्लीफिकेशन 1/3 बन गई। ये आपके पास क्या आ गया? 1/3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये 1/4 और ये आपके पास कितना आंसर हो गया? 1/6। ठीक है, जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/3। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आंसर बन रहा है? डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर है 3, 4 और 6, यानी एलसीएम इज 12। नाउ 3 4 जा 4 3 जा एंड 6 2 जा 6 2 जा। इसको इससे कैंसिल करोगे 4 आ गया तो ऊपर आपके पास 4 आ गया, नीचे क्या हो जाएगा? 4 + 3 7 + 2 9। योर आंसर इज 4/9। इस टाइप से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके एक बार दोबारा और समझ लीजिए। आपने E1 लेट किया कि कॉइन सेलेक्टेड इज 2 हेडेड कॉइन, E2 लेट किया आपने कॉइन सेलेक्टेड इज बाइज्ड कॉइन, E3 आपने लिया कॉइन सेलेक्टेड इज अनबाइज्ड कॉइन। 3 तरह की बातें। E आपने माना कि कॉइन शो ए हेड, तो PE1 PE2 PE3 की वैल्यू आ गई 1/3।
E/E1 आपके पास आ गया 1, E/E2 आ गया आपके पास 75/100, E/E3 आपके पास आ गया 1/2। तो PE1/E is PE1 multiply by PE/E1 upon PE1 multiply by PE/E1 plus PE2 multiply by PE/E2 plus PE3 multiply by PE/E3। तो आपने ये सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट की और आपका अपना आंसर। अब हम एक क्वेश्चन आपके सामने इसमें बेस थ्योरम में लेने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, लगभग ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार देखेंगे, आप लोग रीड कर लीजिए, मैं भी आपके साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को लिख के भी दिखा दूंगा आपको क्या है इस क्वेश्चन में। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, ठीक है, ये गर्ल जो है डाई को थ्रो करती है। इफ शी गेट्स ए 5 और 6, ठीक है, अगर वो 5 और 6 डाई पर थ्रो करती है तो एक कॉइन को वो 3 बार टॉस करती है और उस पर हेड की पॉसिबिलिटी को नोट करती है। लेकिन अगर उसकी डाई पर 1 2 3 4 में से कोई नंबर आता है तो वो कॉइन को एक बार टॉस करती है और नंबर ऑफ हेड जो है उसको नोट करती है कि नंबर ऑफ हेड की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड आता है राइट उस पर कॉइन पर, तो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करना है आपको कि 1 2 3 4 डाई पर आया होगा। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दो बातें हो रही, एक इवेंट हो रहा है ई और दूसरा इवेंट हो रहा है बी। इवेंट में लिख दीजिए कि डाई पर 5 और 6 अपेयर होता है, अपेयर विद अ डाई, डाई पर ये नंबर आता है। तो जब वो थ्रो करती है तो 5 और 6 आता है। दूसरा मैंने लिखा कि वो थ्रो करती है तो 1 2 3 4 आता है, अपेयर विद अ डाई। और ई हमने माना यहाँ पर कि कॉइन को टॉस करने पर एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 है। ये आपको मालूम है कि अगर वो कॉइन पर, इस पर डाई पर 5 और 6 आता है तो उसको कॉइन को 3 बार टॉस करने का चांस मिलता है। और अगर 1 2 3 4 आता है तो फिर वो कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करता है। तो यहाँ पर आपके पास इवन है 2/6 यानी 1/3। E2 है यहाँ पर 4/6 यानी 2/3। अब बात आ रही है कि जो ई इवेंट है वो इवन के साथ होगा और E2 के साथ होगा, तो क्या क्या होगा? जब इवन के साथ होगा यानी जब डाई पर 5 और 6 आया है तो उसको कॉइन मिला तो उसको कॉइन को 3 बार टॉस करना। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 8। और उसमें बात हो रही है एग्जैक्टली 1 हेड की। तो एग्जैक्टली 1 हेड आपको आता है 3 तरीके से आता है, तो 3/8 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 हेड कैसे हुआ? हेड टेल टेल, और हेड की डिफरेंट पोजीशन पर दोगे, पहले फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, तो 3/8 हो जाएगा। और ये आपका है इस केस में कॉइन को एक बार टॉस करना होता है, तो एक बार टॉस करने पर हेड की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/2 है। आपको निकालना क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? आपको इसकी चाहिए, यानी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं E2/E। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय E/E2। ये इसके अंदर आपने वैल्यू डाल। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है आपके पास? 2/3। E/E2 कितना है आपके पास? 1/2। E1 कितना है? E1 1/3। E/E1 कितना है आपके पास? 3/8। ये कितना है आपके पास? 2/3। ये कितना है आपके पास? 1/8। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1/3 आ गया। डिनोमिनेटर में देखिएगा ध्यान से, डिनोमिनेटर में आपके पास है 1/8 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 और 3 का क्या एलसीएम लेंगे आप? 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो यहाँ लिखेंगे 8 3 और ये 3 8 इसमें से कैंसिल करिए
कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। और E2 में लिखूंगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। E लिखूंगा मैं टू ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। ये जो दोनों कार्ड ड्रॉ किए गए हैं वो दोनों के दोनों डायमंड होने के बाद जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से 2 कार्ड निकाले गए वो दोनों के दोनों डायमंड है, वो ई इवेंट है। आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड आपको फाइंड आउट करना है, यानी आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। अब आप सारी वैल्यू लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52। आपको मालूम है टोटल डायमंड 13 होते हैं और टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 यानी 1/4। जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1/4 इज 3/4। 1 - 1/4 इज 3/4। ठीक है, E1 आपके पास आ गया, E2 आपके पास आ गया। मैं लिखने जा रहा हूँ E/E1। जब मैं E/E1 की बात करता हूँ तो E/E1 का मतलब क्या हुआ, आपका खोया हुआ कार्ड डायमंड है और आपको 2 कार्ड निकालने हैं। खोया हुआ कार्ड डायमंड है, 2 कार्ड निकालने, तो डायमंड आपके पास 12 है, इसका मतलब है टोटल कार्ड 51 है। जब आप पहला डायमंड निकालेंगे क्योंकि खोया हुआ कार्ड डायमंड ही है तो टोटल में से भी कम हो गया है और डायमंड में से भी कम हो गया। नेक्स्ट निकालोगे तो 11/50। ठीक, अब जब बात करते हो E/E2 की, यहाँ पर आप कह रहे हो कि खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है, यानी डायमंड आपके पास पूरे के पूरे 13 कार्ड्स हैं, तो 13/51 × 12/50। अब आप निकालना चाहते हैं यहाँ पर E1 की प्रोबेबिलिटी, तो E1/E लिख लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E/E1 और E/E1, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और E/E2। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे आप। P/E1 हमारे पास है 1/4 और E/E1 हमारे पास है 12/51 11/50 अपॉन P/E1 हमारे पास ये 1/4 12/51 × 11/50 प्लस P/E2 की बात करते हैं तो P/E2 है 3/4। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 13/51 × 12/50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा P ऑफ E1/E जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो इस तरीके से बेस कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे, इतना लेंथी नहीं है, आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना सीखते हैं और उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना सीखते हैं।